दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 24 नवंबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लग रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं कि यूपी और बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार ने गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक नया एक्सप्रेस वे बनाने का निर्णय लिया है। इससे यूपी और बिहार के लोगों को काफी फायदा होगा। खबर के अनुसार गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक बनने वाले इस एक्सप्रेस वे का ज्यादातर हिस्सा बिहार में होगा। ये सड़क बिहार के सीवान, छपरा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज होते हुए सिलीगुड़ी तक जाएगी। आपको बता कि गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे से दोनों शहरों के बीच की दूरी घटकर 600 किलोमीटर कम हो जाएगी। ये सड़क 8 लेन का होगा तथा इसका पूरा हिस्सा ग्रीन फील्ड बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेस वे में किसी भी पुरानी सड़क को शामिल नहीं किया जाएगा, यह बिल्कुल नया बनेगा। मिली जानकारी के अनुसार इस एक्सप्रेस वे के निर्माण होने से बिहार के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों दूसरा नंबर पर बात करते हैं कि कहते हैं प्यार किसी भी सरहद का मोहताज नहीं होता, और इसकी मिसाल देखने को मिली बिहार के बेगूसराय में, जहां एक फ्रांस की लड़की ने भारत आकर बेगूसराय के रहने वाले राकेश से शादी की। जब फ्रांस की रहने वाली मेरी ने हिंदू रीति रिवाजों के साथ राकेश के साथ विवाह किया। इस शादी की चर्चा सिर्फ बेगूसराय जिले और बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है। दरअसल बेगूसराय के कटरिया गाँव का रहने वाला राकेश 5 साल पहले गाइड का काम करता था। उसी दौरान फ्रांस से आई मेरी से उसकी दोस्ती हो गई। फिर यह दोस्ती जब प्यार में बदली तो फिर करीब 3 साल पहले राकेश मेरी के साथ फ्रांस चला गया। वहां दोनों एक साथ काम करने लगे। इसके बाद दोनों के प्यार की जानकारी लड़की के घर वालों को हुई तो परिवार की रजामंदी से शादी तय हुई। मेरी ने हिंदू रीति रिवाज से भारत में शादी रचाने की बात कही, जिसके बाद मेरी अपने परिजनों के साथ बेगूसराय पहुंची और 21 नवंबर की रात हिंदू रीति रिवाज के साथ दोनों ने शादी रचाई। यह शादी अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। जब फ्रांस की रहने वाली मेरी को भारतीय संस्कृति बेहद पसंद है, यही वजह है कि उसने फ्रांस की बजाय भारत आकर शादी करने का फैसला किया और हिंदू रीति रिवाज से शादी की। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक देश की जानी मानी संस्थान इसरो का सेंटर पटना में खुलने जा रहा है। इसको लेकर एनआईटी पटना और इसरो के बीच 24 नवंबर को समझौता होगा। यह खबर के अनुसार राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना यानी कि एनआईटी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो बेंगलुरु की साइंटिफिक ब्रांच खुलेगी। बिहार के बच्चे स्पेस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च करेंगे। यहाँ के बीटेक और एमटेक एवं पीएचडी छात्रों को अंतरिक्ष के क्षेत्र में शोध के लिए बेहतर माहौल भी मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि यदि आप बिहार के होटल में ठहरने या फिर किसी भी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बुकिंग करते हैं तो फिर इससे पहले आपको इस आशय का घोषणा पत्र होटल मालिक को देना होगा कि वे शराब नहीं पिएंगे। उनके कार्यक्रम में भाग लेने वाले भी शराबबंदी का अनुपालन करेंगे। यदि किसी होटल या फिर बैंक्वेट हॉल में शराब बरामद होती है तो फिर इसकी सूचना मालिक को, पुलिस को देनी होगी। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही शादी समारोह में अब पुलिस प्रशासन नजर रखेगा ताकि वहां शराब की पार्टी फिर सेवन लोग नहीं करे। यह सोमवार को प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में अधिकारियों और होटल संचालकों की बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया है। यह आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शहर और ग्रामीण इलाकों में होर्डिंग लगाई जाए, जिसमें शराबबंदी से संबंधित संदेश के साथ साथ टोल फ्री नंबर भी दिया जाए। इससे लोग इसकी सूचना दे सकेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में बिजली इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमांचल, मिथिलांचल, पटना समेत बिहार के अलग अलग जिलों में बिजली चोरी के खिलाफ सघन छापेमारी की जा रही है और लोगों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। खबर के अनुसार बिहार के नालंदा जिले में चोरी से मोटर चला रहे एक व्यक्ति पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है तथा कई लोगों का बिजली कनेक्शन भी काटा गया है। वहीं आरा और पटना में भी बिजली बिल जमा नहीं करने वाले कई लोगों का बिजली कनेक्शन काटा गया है। आपको बता दें
कि पूरे राज्य में, पूरे बिहार में बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी महाअभियान चलाया जा रहा है। अगले 45 दिनों तक ये अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान बिजली बिल जमा नहीं करने वाले लोगों का भी कनेक्शन काटा जाएगा। वहीं चोरी से बिजली इस्तेमाल करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा। जहां साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के एमडी ने बताया है कि बिजली चोरी को रोकने के लिए अब राज्य भर में छापेमारी की जा रही है। यह चोरी से बिजली इस्तेमाल करने वालों पर केस भी दर्ज किया जाएगा। वहीं मीटर की सील अगर टूटी हुई मिलती है तो उपभोक्ता पर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में पछुआ हवा की दस्तक होने वाली है। इससे पटना सहित बिहार के सभी जिलों में ठंड बढ़ेगी। साथ ही साथ लोगों को कपकपी का भी सामना करना पड़ेगा। जब मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार में पछुआ हवा की रफ्तार में थोड़ी वृद्धि हुई है, जिसके कारण तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी। जब लोगों को सुबह शाम ठंड का एहसास ज्यादा होगा, दिन में धूप निकलने से ठंड में कमी आएगी। आपको बता दूं कि सुबह के समय में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, पटना, नालंदा, भागलपुर, दरभंगा, बेगूसराय सहित कई जिलों में कोहरा भी दिखाई देने लगा है। बृहस्पतिवार को सीमांचल, मिथिलांचल, पटना और इसके आसपास क्षेत्र में सुबह कोहरा में वृद्धि होने के आसार नजर आ रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में नए साल पर बिजली के दाम बढ़ सकते हैं। जब बिजली कंपनियां नई दरें लागू करने की तैयारी कर रही है, इसको लेकर प्रस्ताव आयोग के पास भेज दिया गया है। वहीं बिहार के ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि हर साल बिजली की रेट में वृद्धि होती है, कोयले के दाम भी बढ़ रहा है। हालांकि बिहार में बिजली के दाम में बढ़ोतरी सरकार नहीं करती है, ये कीमतें होल्डिंग कंपनियों के द्वारा बढ़ाई जाती है। हालांकि सरकार इन कंपनियों को सब्सिडी देती है। आपको बता दूं कि नए साल पर बिजली के दामों में 10% की बढ़ोतरी की जा सकती है। जब बिहार के बिजली कंपनियों ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग को याचिका देकर बिजली दरों में 10% की बढ़ोतरी करने की मांग कर डाली है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में मखाने की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। जहां एकाधिकार और ब्रांड के नाम को लेकर हो रहे विवाद पर सरकार ने विराम लगाते हुए बड़ा ऐलान किया है। जब बिहार के कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने एक न्यूज चैनल से खास बातचीत में इसकी जानकारी दी है। बिहार के कृषि मंत्री अमरिंदर प्रसाद सिंह ने बताया है कि मिथिला मखाने को जीआई टैग के लिए आवेदन कर दिया है। इससे जल्द मामला निपटने की उम्मीद है। आपको बता दें कि मखाना बिहार का एक स्पेशल प्रोडक्ट है। दुनिया में करीब 90% मखाने का उत्पादन बिहार में होता है। यह संपूर्ण मिथिलांचल मखाने के उत्पादन में नंबर 1 है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य विभाग का अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है। जब कोरोना से जिस व्यक्ति की मौत 6 महीना पहले हुई थी, उस व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज दिए जाने का मैसेज और सर्टिफिकेट भेज दिया गया है। मामला सामने आने के बाद सीएस डॉक्टर विनय शर्मा ने जांच के आदेश दिए हैं। मामला बिहार के मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र के फुलकाहा की है, जहां 64 वर्षीय राम सिंहासन सिंह की मौत 6 महीने पहले ही कोरोना से हो गई थी। उनके बेटे कमल किशोर सिंह की माने तो उनके मोबाइल पर दूसरा डोज कंप्लीट होने का मैसेज आया है। इस मैसेज के आने के बाद परिवार के अन्य सदस्य भी हैरान रह गए हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के बाद अब कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने देश की आज़ादी को लेकर विवादित बयान दिया है। जहां सीनियर कांग्रेस लीडर मनीष अय्यर ने इंडो रशिया फ्रेंडशिप सोसाइटी के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि साल 2014 के बाद से हम अमेरिका के गुलाम बन गए हैं। मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि पिछले 7 साल से हम देख रहे हैं कि हम अमेरिकियों के गुलाम बनकर बैठे हैं। मणिशंकर अय्यर ने यह भी कहा है कि अमेरिका के साथ तनाव हुए, लेकिन मॉस्को के साथ हमारे संबंध कभी भी इस तरह से तनाव वाले नहीं थे। उन्होंने कहा है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, हालात एकदम बदल गए हैं। मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि पिछले 7 साल से हम देख रहे हैं कि गुट निरपेक्षता की तो कोई बात ही नहीं होती है, शांति की बात ही नहीं होती है। अमेरिकियों के गुलाम बनकर हम बैठे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि कटिहार जिले में पुलिस ने अवैध सीमेंट की रीपैकिंग फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। जहां इस दौरान पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने लगभग 1000 रीपैकिंग सीमेंट की बोरी को बरामद किया है। जब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस प्रशासन की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना क्षेत्र के 1 नंबर कॉलोनी में सीमेंट रीपैकिंग फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। कटिहार शहर के रिहायशी इलाकों में कब से ये सीमेंट रीपैकिंग फैक्ट्री चल रही थी, इसका पता नहीं चल पाया है। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लगभग 1000 बोरी रीपैकिंग सीमेंट बरामद किया है। जहां वहीं 3 लोगों को हिरासत में लिया है।
दोस्तों बात करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन ने कहा है कि शासकों को रोजाना इस बात का विश्लेषण करना चाहिए कि उनके फैसले उचित है या नहीं। उन्होंने कहा है कि राज करने वालों को यह भी परखना चाहिए कि उनके अंदर कोई बुराई तो नहीं है। जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने महाभारत और रामायण का जिक्र करते हुए कहा है कि शासकों में 14 अवगुण होते हैं, इन्हें दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है, ऐसे में सरकार की ओर से जो भी फैसला लिया जाए उसका फायदा जनता को जरूर मिलना चाहिए। ये जानने के लिए विश्लेषण जरूरी है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में पंचायत कार्यपालक सहायकों को नीतीश सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। जहां हर पंचायत में आईटी सेवा बहाल करने वाले कार्यपालक सहायकों को अब 60 साल तक पक्की नौकरी मिलेगी। हर साल सेवा अवधि विस्तार का इंतजार उन्हें नहीं करना होगा। यह पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। सरकार के इस आदेश के बाद कार्यपालक सहायक 60 साल तक अवधि विस्तार के बगैर नौकरी कर पाएंगे। यह सरकार ने यह फैसला ऐसे वक्त में किया है जब अगले साल 31 मार्च को कार्यपालक सहायकों की सेवा अवधि समाप्त होने वाली है और उन्हें अवधि विस्तार का इंतजार था। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। ये बात जग जाहिर हो चुका है। इस बात का बड़ा उदाहरण बीते सोमवार को एक बार फिर से नजर आया जब लालू प्रसाद यादव पटना आते हैं, लेकिन उन्हें रिसीव करने के लिए ना तो उनके राजनीतिक वारिस तेजस्वी यादव पहुंचते हैं और न ही पिता का दूध से पैर धोने वाला तेज प्रताप यादव। दोनों बेटों का इस तरीके से बर्ताव कई तरह की चर्चा को जन्म दे रहा है। सोमवार को पटना आने के बाद लालू प्रसाद यादव सीधे तेज प्रताप यादव के घर गए, जहां तेज प्रताप नहीं मिले, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव वापस लौट गए। इसके कुछ ही समय बाद तेज प्रताप यादव लालू से मिलने राबड़ी आवास पहुंच गए। उन्होंने बताया है कि वे जिम गए हुए थे, लेकिन इसलिए देर हो गई। अब सवाल यह है कि जिस पिताजी से मिलने के लिए तेज प्रताप यादव कुछ दिन पहले धरने पर बैठ गए थे, उनके पैर दूध से धोए थे, उन्हें रिसीव करने के लिए वे एयरपोर्ट पर नजर नहीं आए। जब पटना के सभी मीडिया को इस बात की जानकारी मिली थी कि लालू प्रसाद यादव की फ्लाइट अब आने वाली है, यहां तक कि आरजेडी के विधायकों को भी यह जानकारी थी, तो यह संभव नहीं है कि तेज प्रताप यादव को उसकी जानकारी नहीं होगी, उनको भी जानकारी होगी। अब तेज प्रताप यादव ने किन कारणों से ऐसा किया है, इस पर चर्चा होने वाली है। सबसे चौंकाने वाली बात तेजस्वी यादव को लेकर है। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक वारिस माने जाते हैं। एक माह पहले लालू प्रसाद यादव जब पटना आए हुए थे तो वे खुद उन्हें रिसीव करने के लिए गए थे, लेकिन इस बार पटना में होने के बाद भी तेजस्वी यादव उन्हें लेने के लिए नहीं आए। वहीं लालू प्रसाद यादव भी सीधे घर जाने की बजाय तेज प्रताप यादव से मिलने के लिए पहुंच गए। ये बात कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि हाल के दिनों में आरजेडी में जिस प्रकार की उठापटक हुई है, उसको लेकर पिता पुत्र में कुछ सही नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आप पटना के किसी मैरिज हॉल होटल में शादी कर रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि मेहमान के रूप में घुसा कोई शातिर चोर आपको भी चूना लगा दे। पटना से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें एक शादी समारोह के दौरान 20 लाख रुपए की ज्वेलरी की चोरी हो गई। ये वह ज्वेलरी थी जो लड़के वालों ने दुल्हन के लिए बनवाए थे। मंडप पर दुल्हन को यह ज्वेलरी दी गई थी, जिसके बाद वह उसके कमरे में रख दिया था। जब पूरी ज्वेलरी एक ब्लू कलर के ट्रॉली में रखी थी, लेकिन साथी चोरों ने हीरा सोना और चांदी से बने कीमती ज्वेलरी सहित पूरी ट्रॉली ही गायब कर दी। जब इस वारदात की जानकारी सामने आई तो फिर शादी वाले जगह पर हड़कंप मच गया। जब 20 लाख रुपए की ज्वेलरी चोरी का यह मामला राजधानी के रूपसपुर थाना इलाके का है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सैकड़ों सरकारी स्कूलों का अस्तित्व खत्म किया जा सकता है। यह सरकार इसके लिए तैयारी में जुट गई है। ये वैसे स्कूल हैं जिनका खुद का भवन नहीं है और किसी अन्य स्कूल के परिसर में ही उनका संचालन हो रहा है। सरकार ने सभी जिलों से ऐसे स्कूलों की रिपोर्ट मांगी है, जिन्हें करीब आधे जिलों से ये रिपोर्ट मिल गई है। लेकिन बिहार में एक ही भवन में चल रहे एक से अधिक विद्यालयों का विलय अब मूल विद्यालयों में कर दिया जाएगा। इस क्रम में जहाँ शिक्षक ज्यादा होंगे उन्हें जरूरत वाले विद्यालयों में स्थानांतरित किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस फैसले पर अमल करना भी शुरू कर दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक एक नाइजीरियाई कैदी को जेल से रिहाई मिल गई है। खबर के अनुसार भारतीय कोर्ट ने 2 नाइजीरियाई कैदी को छोड़ने का आदेश दिया है। आपको बता दूं कि इन दोनों ने कुछ दिन पहले जेल में रहते हुए छठ व्रत किया था। आपको बता दूं कि नाइजीरिया का यह कैदी 3 साल से बिहार के जेल में बंद है। करीब 3 साल पहले सीतामढ़ी में विदेशी अधिनियम उल्लंघन मामले में दोनों को गिरफ्तार किया था। अब उच्च न्यायालय ने इन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। इस रिहाई पर नाइजीरियाई कैदी ने कहा है कि अब मैं अपने देश में 5 सालों तक छठ व्रत करूंगा। उन्होंने बिहार के बारे में कहा है कि ये यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अब किताब घोटाले का मामला सामने आया है।
जब बिहार में उच्च शिक्षा व्यवस्था के अंदर चल रही गड़बड़ियां लगातार सामने आ रही है। पहले वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति का बड़ा घोटाला सामने आया, तो अब बिहार में कई यूनिवर्सिटी के द्वारा किताब खरीद को लेकर गड़बड़ी की बात सामने आई है। ताजा मामला बिहार के कई यूनिवर्सिटियों की तरफ से किताबों की खरीद से जुड़ा है। जब करोड़ों रुपए की किताब दिल्ली की एक कंपनी से अलग अलग यूनिवर्सिटियों ने खरीदी है। इस पूरी खरीद में घोटाले की आशंका जताई जा रही है। दरअसल यूनिवर्सिटियों में किताबों की खरीद के लिए किसी टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। जब दिल्ली में स्थित एक कंपनी को ऑर्डर दिए गए और करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया गया। दोस्तों, अब बात करते हैं कि नक्सलियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। जब बिहार के औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के जोहारी में सोमवार की रात नक्सलियों ने मोबाइल टावर और पंचायत सरकार भवन को उड़ा दिया है। इस टावर का इस्तेमाल आसपास के करीब 1 दर्जन गांव के लोग करते थे। यहां जियो कंपनी का मोबाइल टावर लगा हुआ था, जिसे नक्सलियों ने उड़ा दिया। नक्सलियों ने कुछ लोगों को पकड़ भी लिया और जंगल की तरफ लेकर चले गए। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत 27 नवंबर तक 1,53,65,956 घरों में दस्तक देने का लक्ष्य है। अभियान के लिए ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक 125 घरों पर एक मोटरसाइकिल मोबाइल टीकाकरण टीम गठित की गई है। प्रत्येक मोबाइल टीम में एक वेरीफायर एवं एक वैक्सीनेटर होगा, जिसके द्वारा हर घर दस्तक अभियान के तहत घर घर जाकर टीकाकरण कार्य किया जाएगा। सोमवार से बिहार के हर घर दस्तक अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि अगले महीने तक हर व्यक्ति को कोरोना टीका की पहली डोज दे दी जाएगी। अब तक बिहार में 7,56,00,000 टीके की खुराकें दी जा चुकी है। दोस्तों, बात करते हैं कि कोरोना ने जड़ी बूटियों का महत्व बढ़ा दिया है। इम्यूनिटी के लिए अब कोरोना काल के बाद भी लोग आयुर्वेद अपना रहे हैं। सरकार भी आयुष चिकित्सक सेवा के विस्तार के लिए एक्शन में है। सोमवार को सीएम नीतीश कुमार ने राजकीय आयुर्विज्ञान कॉलेज और तिब्बी कॉलेज के साथ पटना मेडिकल कॉलेज का दौरा किया और बहुत जल्द विस्तार करने का दावा भी किया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि आने वाले दिनों में आयुष चिकित्सकों का विस्तार किया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि दोनों मेडिकल कॉलेज का विस्तार किया जाएगा। एकेडमिक के साथ मेडिकल में भी कई सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि इलाज की व्यवस्था के साथ ही मेडिकल की सुविधाएं भी बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि लोगों में विश्वास भी बढ़ रहा है। पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बेगूसराय में स्थित आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल का भी विस्तार किया जाएगा। दोस्तों, कृषि इनपुट अनुदान का लाभ लेने के लिए आवेदन करने की तिथि को बढ़ा दिया है। बिहार में खरीफ मौसम में बाढ़ अतिवृष्टि से प्रभावित किसान अब 30 नवंबर तक अनुदान का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 नवंबर तक निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि पटना में सीड से जुड़ी बहनों की अचानक तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह दोनों बहनें पटना के राजा बाजार इलाके के समनपुरा में रहती है। यह सीड से जुड़ी बहनें सबा और फराह को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान मुंह बोली बहन मानते हैं। यह हर साल दोनों बहनें सलमान खान को राखें भी भेजती है। यह कभी कभार सलमान खान दोनों बहनों की मदद भी करते हैं। यह मिली जानकारी के मुताबिक सबा और फराह की कल सुबह अचानक तबीयत खराब हो गई, जिन्हें सरकारी एम्बुलेंस से इलाज के लिए पटना के उड़ियन अस्पताल ले जाया गया। हालांकि अस्पताल की ओर से कहा गया है कि दोनों को किस तरीके की समस्या है ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। सूत्रों के मुताबिक दोनों को ब्रेन में समस्या होने के बाद अस्पताल लाया गया है। जहां आपको बता दें कि सबा और फराह को विधानसभा चुनाव में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। वहीं दोनों बहनों ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की भी अपील की थी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी की समीक्षा के दौरान सीएम नीतीश सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर किसी थाना इलाके में शराब की बरामदगी होती है तो थानेदार और चौकीदार दोनों पर कार्रवाई होगी। नीतीश सरकार के इस फैसले के बाद बिहार के लगभग 20,000 से ज्यादा की संख्या में अलग थानों में यानी कि अलग अलग थानों में तैनात चौकीदार और दफादार बेहद नाराज हैं। वो इस फैसले पर सवाल उठाकर सरकार को अपनी एक मांग पत्र भी सौंपने वाले हैं, जिसमें मांग की जाएगी कि चौकीदारों पर इतना कठोर शर्त ना लादा जाए। अगर बावजूद भी इसके मांग नहीं मानी जाएगी तो फिर सरकार को घेरने की तैयारी भी की जा रही है। सरकार के फैसले पर चौकीदारों का दर्द सामने आ गया है।
दोस्तों इस बार रबी सीजन में जबरदस्त खेती की जा रही है। जहाँ रबी फसल की बुआई का क्षेत्र बड़ा है। जहाँ सीजन में गेहूं की बुआई का रकबा 2020 में इसी समय की तुलना में लगभग 8 लाख हेक्टेयर अधिक है, जबकि कुल बुआई क्षेत्र 239 लाख की तुलना में 260 लाख हेक्टेयर है। रबी की बुआई से संबंधित केंद्रीय कृषि मंत्रालय के आंकड़ों में इस बात की जानकारी दी गई है। जहाँ गेहूं की बुआई का रकबा 88 लाख हेक्टेयर है। दोस्तों अब बात करते हैं कि सरकारी नौकरी चाहत रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। जहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स पटना में इंजीनियर सहित विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है। यह भर्ती ग्रुप ए ग्रुप बी के पदों के लिए की जाएगी। जहां योग्य उम्मीदवारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट emspatna.org पर जाना होगा। यहाँ पर दी गई जानकारी के अनुसार आवेदन करना होगा। उम्मीदवारों को ध्यान रखना होगा कि एम्स पटना में आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 दिसंबर 2021 तय की गई है। इसके बाद उम्मीदवारों को आवेदन का मौका नहीं मिलेगा। जहां आखिरी तारीख के करीब आते समय वेबसाइट पर ज्यादा दबाव रहता है, जहां इससे उम्मीदवारों को आवेदन करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में जल्द से जल्द अपना आवेदन जमा कर दें। दोस्तों बात करते हैं कि कंगना रनौत आज़ादी भीख में मिलने की बात कहकर कई लोगों के निशाने पर आ चुकी है। अब महाभारत के भीष्म मुकेश खन्ना ने भी उनके स्टेटमेंट पर अपनी राय रखी है। जहां मुकेश खन्ना ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए कंगना रनौत को आड़े हाथों लिया है। जहां उन्होंने कंगना रनौत के इस बयान को इनडायरेक्टली बचकाना, चापलूसी से प्रेरित और पद्मश्री का साइड इफेक्ट भी बताया है। जब मुकेश खन्ना ने लंबे पोस्ट के साथ आखिर में लिखा है कि ऐसे विवादित बयान देना बंद कर दीजिए, ये चापलूसी है सरकार की। दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने साल 2008 में मुंबई में हुए दहशतगर्द हमले को लेकर बड़ा बयान दिया है। मनीष तिवारी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सरकार को घेरते हुए कहा है कि सरकार को इस हमले के बाद पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी। मनीष तिवारी ने 26 को लेकर अपनी आने वाली किताब में यह बयान दिया है। मनीष तिवारी अपनी आने वाली किताब में सवाल उठाते हुए लिखा है कि 26 के हमले के वक्त देश को त्वरित और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्होंने लिखा है कि एक वक्त आता है जब कार्रवाई शब्दों से ज्यादा बोलती है। 26 वह समय था जब कार्रवाई होनी चाहिए थी। दोस्तों अब बात करते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम के नए डाइट प्लान को लेकर हंगामा हो गया है। यह टीम इंडिया के क्रिकेटर्स के लिए कथित तौर पर केवल हलाल सर्टिफिकेट मीट खाने का अनिवार्य करने के बाद सोशल मीडिया पर बीसीसीआई की आलोचना की जा रही है। ट्विटर पर #BCCI प्रमोट हलाल नाम से ट्रेंड चल रहा है, जिसमें भारतीय क्रिकेट बोर्ड की खिंचाई की जा रही है। दरअसल 2 दिन पहले खबर आई थी कि बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए नया डाइट प्लान तैयार किया है। इस प्लान को क्रिकेटर्स को सख्ती से मानना होगा। इसमें हलाल किए हुए मांस को खाने की बात कही गई है। स्पोर्टक वेबसाइट के अनुसार खिलाड़ियों को किसी भी तरह से पोर्क और बीफ खाने की अनुमति नहीं दी गई। यह कदम उनकी फिटनेस और सेहत को देखते हुए उठाया गया है। अगर किसी को मीट खाना है तो वे केवल हलाल सर्टिफाइड मीट ही खा सकते हैं। इसके अलावा और किसी भी तरह का मीट नहीं खा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि आपने स्कूल बस तो देखी होगी। हो सकता हो कि आपने उसमें सफ़र भी किया हो या फिर करते हो। जहाँ आपने गौर किया होगा कि स्कूल कोई भी हो, कहीं का भी हो, मगर उसकी बस का रंग हमेशा ही पीला ही होता है। ऐसे में ये सवाल जहन में आना लाजमी है कि आखिर स्कूल बस के लिए पीला रंग ही क्यों, लाल या फिर नीला रंग क्यों नहीं। तो आपको बता दूं कि यह महज कोई पसंद की बात नहीं है, बल्कि ऐसा होने के पीछे वैज्ञानिक कारण है। दरअसल हर रंग की अपनी खास वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे मसलन लाल रंग को हम ट्रैफिक सिग्नल की स्टॉप लाइट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसकी वेवलेंथ किसी भी गहरे रंग से ज्यादा होती है। एक लाल रंग की वेवलेंथ करीब 650 nm होती है। साथ ही लाल रंग बिखरता नहीं है। ऐसे में इस लाइट को दिन की रोशनी में भी दूर से देखा जा सकता है। यही वजह है कि इसका इस्तेमाल खतरों को दर्शाने के लिए भी होता है। अब इसी तरीके से स्कूल बस के लिए पीले रंग के इस्तेमाल के पीछे भी इसकी वेवलेंथ ही असली वजह है। दरअसल रंगों का वेव जोड़ 7 रंगों का गठजोड़ होता है, जिसमें बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग शामिल है। इसमें वेवलेंथ के मामले में पीला रंग लाल रंग के नीचे आता है। यानी कि पीले रंग की वेवलेंथ लाल से कम होती है, मगर नीले रंग से ज्यादा होती है। अब चूंकि लाल रंग का पहले ही खतरे के तौर पर इस्तेमाल हो चुका था, ऐसे में इसके बाद पीला ही सबसे बड़ी
बढ़िया रंग था जिसे स्कूल बस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। इसके अलावा पीले रंग की एक और खासियत है कि पीला रंग बारिश, कोहरे और ओस में भी देखा जा सकता है, क्योंकि इसकी लेटरल पेरिफेरल वजन लाल रंग की तुलना में 1.24 गुना ज्यादा होती है। आपको बता दो कि भारत में भी सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल बसों के लिए कई तरह के निर्देश दिए हैं, जिसमें उसे पीले रंग से रंगना भी शामिल है। जहां अगर स्कूल कैब हो तो फिर पीले रंग के साथ 150 mm की हरी पट्टी रंगी होती है। हरी पट्टी कैब के चारों ओर बीच में रंगी होनी चाहिए। जब पट्टी पर स्कूल कैब लिखना जरूरी है। दोस्तों अब बात करते हैं कि कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब सीएए को लेकर फिर से आवाजें उठने लगी है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कृषि कानूनों की वापसी के बाद सीएए का जिक्र किया था। अब इसे लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है। यूपी चुनाव से पहले छिड़ी इस बहस को लेकर कानपुर में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज मैं यहां पर उस व्यक्ति को चेतावनी देना चाहता हूं जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर यानी कि सीएए के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का काम कर रहा है। मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के अनुयायियों से कहूंगा कि वे सावधान होकर सुन लें। अगर उत्तर प्रदेश की भावनाओं को भड़काकर माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति जानता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर प्रदेश भर में भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। आज यहाँ पर मैं चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के अनुयायियों से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि देश में महंगाई को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार को घेरते नजर आ रही है। जब कांग्रेस ने एक बार फिर से महंगाई को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। जहां कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कपड़े और जूते पर जीएसटी बढ़ाने के खिलाफ पीएम मोदी पर तंज कसा है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि देश की जनता पर महंगाई का तड़का लगा है। केंद्र सरकार से कपड़ा और जूते जैसे तैयार माल पर जीएसटी को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है और लिखा है कि मोदी सरकार की जनता की जेब काटो स्कीम की अगली किस्त जारी हुई है। कपड़े और जूते पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया है। भाजपा रोज इतने बेरहम फैसला थोपकर क्या साबित करना चाहती है? आपको बता दो कि मोदी सरकार ने कपड़ा और जूते जैसे तैयार माल पर जीएसटी को 5% से बढ़ाकर 12% तक कर दिया है। यह टैक्स स्लैब में यह नया बदलाव है। 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा। सीबीआईटी ने अधिसूचना जारी करके इस बारे में जानकारी दी है। अब किसी भी कीमत के फेविक्विक पर 12% की दर से ही जीएसटी लगेगा। इससे पहले 1000 रुपए तक की कीमत के कपड़े पर 5% की दर से जीएसटी लगता था, लेकिन अब सभी पर 12% की दर से ही जीएसटी लगाया जाएगा। इसके अलावा धागों पर भी 12% की दर से ही जीएसटी की योजना है। दोस्तों बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी सांसद ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ ही जेडीयू को भी झटका दिया है। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास रहे जेडीयू प्रवक्ता और महासचिव पवन वर्मा को उन्होंने टीएमसी की सदस्यता दिलाई है। दिल्ली में पवन वर्मा ने टीएमसी की सदस्यता ग्रहण की है। पवन वर्मा को जेडीयू ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था। उनके साथ ही प्रशांत किशोर को भी पार्टी से निकाल दिया गया था। टीएमसी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद पवन वर्मा ने कहा कि सीए और एनआरसी के मुद्दे पर उन्हें जेडीयू ने निष्कासित कर दिया था। दोस्तों बात करते हैं कि चारा घोटाले के आरोपित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव कई बीमारियों से जूझ रहे हैं। जब फिलहाल उनका शुगर, बीपी और क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है। ऐसे में लालू अपनी किडनी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। इसको लेकर उनके परिजन विचार कर रहे हैं। उनके करीबी सूत्रों के अनुसार इसके लिए लालू प्रसाद यादव जल्द ही कोर्ट जा सकते हैं। इस बात को लेकर मंथन चल रहा है कि लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट देश में कराया जाए या फिर विदेश की किसी बड़े अस्पताल में। जब बढ़ती उम्र की वजह से लालू प्रसाद यादव को कई बीमारियों ने घेर लिया है। दोस्तों बिहार के बाजारों में इन दिनों ठगों ने ठगी का नया तरीका ईजाद किया है। यह बाजार में 500, 200 एवं 100 के नोटों के फोटो स्टेट धड़ल्ले से चलाकर लोगों को
ठगने का धंधा जोर शोर से चल रहा है। इससे बाजार के लोग ठगी के शिकार होकर परेशान हैं। इन दिनों बाजार में ठगी करने वाले गिरोह सक्रिय हैं, जो भोले भाले लोगों के अलावा वृद्ध, पुरुष, अनपढ़ महिला एवं सीधे साधे लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। जब भीड़ भाड़ में ये ठग लोगों को बातों में उलझाकर फोटो स्टेट किया हुआ रुपये देकर फरार हो जाते हैं। जब ठगी के बाद पीड़ित हाथ मलते रह जाते हैं। जब ठग दुकान में उस समय आते हैं जिस समय काफ़ी भीड़ रहती है। जब भीड़ का फायदा उठाकर ये लोग फोटो स्टेट किया हुआ 200 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपये के नोट दुकानदार को दे देते हैं या और देकर ठग लेते हैं। बाजार में कई लोग ठगी का शिकार भी हुए हैं। बिहार के कई बाजारों में लोग इस ठगी का शिकार भी हुए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप बिहार में पैक्स सदस्य बनना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं और अपने पंचायत में पैक्स के सदस्य बन सकते हैं। यह खबर के अनुसार बिहार के किसी भी ग्राम पंचायत में एक पैक्स अध्यक्ष होता है। आपको बता दें कि पहले पैक्स सदस्य को पैक्स अध्यक्ष के द्वारा ही बनाया जाता था, लेकिन अब पैक्स सदस्य बनने के लिए आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। अगर आप पैक्स सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। साथ ही साथ पंचायत का अस्थायी निवासी होनी चाहिए। आप पहले किसी दूसरे पैक्स के सदस्य नहीं हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में शराबबंदी को और भी सख्ती से लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। बिहार के अलग अलग जिलों में लगातार छापेमारी की जा रही है ताकि शराब खरीदने और फिर बेचने वालों पर कार्रवाई की जा सके। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में अब शराब पीने वालों को सरकार के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी नहीं मिलेगी। यानी कि अगर आप शराब पीते हैं तो आपको बिहार में नौकरी नहीं मिलेगी। अधिकारियों ने कहा है कि शराब के खिलाफ कर्मचारियों को शपथ लेनी होगी। प्राइवेट सेक्टर में भी इसे लेकर सख्ती बरती जाएगी। आपको बता दूं कि अधिकारियों ने प्राइवेट सेक्टर और कई होटलों से जुड़े लोगों के साथ मीटिंग करके शराबबंदी पर रणनीति बनाई है। साथ ही साथ इस मीटिंग में साफ तौर पर कहा गया है कि जिनकी शराब पीने की हिस्ट्री हो उन्हें नौकरी पर ना रखा जाए। यानी कि अगर आप शराब पीते हैं तो आपको नौकरी पर नहीं रखा जाएगा, चाहे प्राइवेट में हो या फिर सरकारी में। वहीं शराबबंदी पर लालू प्रसाद यादव ने नीतीश सरकार को लताड़ लगाई है। साथ ही साथ कहा है कि बिहार में शराबबंदी को खत्म किया जाए। उन्होंने कहा है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरीके से फेल हो चुका है। साथ ही इससे बिहार के राजस्व का भी घाटा हो रहा है। दोस्तों, बात करते हैं कि बांका कोषागार से जुड़ी चारा घोटाले मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सीबीआई की विशेष कोर्ट में मंगलवार की सुबह 11 बजे पेश हुए। इस दौरान वकील सुधीर सिन्हा ने जानकारी दी है कि सीबीआई को निर्देश दिया गया है कि वे 30 तारीख को गवाह पेश करें। इस सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव ने कोर्ट को बताया है कि उनकी तबीयत अभी सही नहीं है और उनका इलाज चल रहा है, ऐसे में उन्हें राहत दी जाए। हालांकि जब भी कोर्ट को उनकी जरूरत होगी वे पेशी पर उपस्थित होंगे, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव को कोर्ट से राहत दी गई है। इस दौरान कोर्ट ने कहा है कि उन्हें 30 नवंबर को सदैव उपस्थित होने की जरूरत नहीं है और वे अपने वकील के माध्यम से ही अपनी बात को कोर्ट के सामने रख सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त समस्तीपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए समस्तीपुर के मथुराम ओपी थाना अध्यक्ष संजय कुमार और वारिसनगर के सीईओ संतोष कुमार को घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक वहीं पर मौजूद 2 अफसर निगरानी के गिरफ्त से बचकर निकल जाने में सफल हो गए हैं। आपको बता दें कि थाना अध्यक्ष 25,000 और अंचल अधिकारी 20,000 रुपये मामले की फरियाद पीड़िता मंजू देवी से रिश्वत के रूप में मांग रहे थे। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।